हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा राजस्थान करंट अफेयर्स, और इसके लिए मैंने जनवरी 2021 और दिसंबर 2020 इन 2 महीनों के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंतर्गत। और इस लेक्चर में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा इन 2 महीनों के अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे कोई स्कीम लॉन्च हुई है या कोई ऐप लॉन्च हुआ है या सरकार ने कोई अलग से योजना निकाली है, किसी भी तरह की जो भी आपके समसामयिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सभी मैं डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊं, तो ये आपके लिए है। और ये एक डिटेल्ड वीडियो होगी, थोड़ी लंबी वीडियो की, मैराथन सेशन है। आप अंत तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स बना रखा है। यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चित व्यक्ति की बात करेंगे, उसके बाद दिवस डेट्स जो होंगे इंपॉर्टेंट, फिर जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, चर्चित स्थान, जैसे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, फिर जो जनरल करंट अफेयर्स है, फिर जो आपकी ऐप्स और पोर्टल होते हैं, ये भी, इनसे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं चर्चित व्यक्ति पे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर इंडियन या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अवार्ड मिलता है, ठीक है, पुरस्कारों की हम बात करेंगे, इंडियन या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी पुरस्कार मिल रहा है तो उसको हमें अच्छे से कवर करना है। मैं ऑलरेडी मूमल से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ चर्चित व्यक्तित्व के ऊपर, तो आप वहाँ से मेरी मूमल की वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने वहाँ पे बहुत से जिनको भी इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले उन सभी व्यक्तियों को कवर किया है, तो आपको वहाँ से काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं उन सबको कवर कर चुका हूँ। वैसे आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, आप जो है आपका अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या न्यूज आई है, प्रदेश के 3 व्यक्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो देखिए यहाँ पे भारत रत्न नहीं दिया गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मतलब जो टॉप के जो आपके पुरस्कार होते हैं उनमें से एक मिला है। तो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे पद्मश्री मिला है। अब देखो, राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। 25 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार मिला है, किस व्यक्ति को मिला है, वो व्यक्ति किस जगह से संबंधित है, एक आपको ये पता होना चाहिए। और एक ये पता होना चाहिए कि किस बात के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है, कि उन्होंने कला के क्षेत्र में कुछ किया है या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ किया है या फिर खेलों के क्षेत्र में कुछ किया है। इस तरह उन्होंने किस क्षेत्र में क्या कार्य किया है जिसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पुरस्कार मिला है वो मिला है श्याम सुंदर पालीवाल जी को। तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स दी गई है। आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा हो। नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लिए, वो आपके ऊपर है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी पुरस्कार हैं ये आप रट लेना। इसके बाद ओलंपिक पुरस्कार, ओलंपिक से रिलेटेड भी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैंने कवर किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, खेल और पुरस्कार, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके नेशनल लेवल पे भी पूछे जाएंगे और राजस्थान के लेवल पे पूछे जाएंगे, तो इन सबको आपको अच्छे से कवर करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा 55 वर्षीय श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, श्याम सुंदर पालीवाल जी हैं राजसमंद जिले के निर्मल ग्राम के पूर्व सरपंच रहे, ठीक है। और इन्होंने पिपलाम्बी में जल ग्रहण व पर्यावरण संरक्षण की विभिन्न परियोजनाओं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इन्होंने काम किसके लिए किया है, एक तो पर्यावरण के लिए किया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसको इन्होंने जो है आगे बढ़ाया, तो इसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने सरपंच रहते 15 साल पहले ग्रामीणों के सहयोग से इलाके में हजारों पेड़ लगवाए थे, और यहाँ हर बेटे के जन्म पर 111 पौधे लगाने की पहल शुरू की। तो मतलब उन्होंने एक तो बेटियों की शिक्षा को, और बेटियों के मतलब जब भी बेटियां पैदा होती तो उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया उसको, और पौधे लगाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करे अपने गांव में। तो इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो एक तरह से एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ठीक है। तो एक तो हो गया इनका। अब हम आते हैं दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनको मिला है। तो दूसरे जो पर्सन है उनका नाम है अर्जुन सिंह शेखावत। अर्जुन सिंह शेखावत जी को ये मिला है अवार्ड, और ये पाली जिले के 87 वर्षीय साहित्यकार हैं। और इनको किसके लिए मिला है ये, राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए मिला है, ठीक है। राजस्थानी भाषा संस्कृति
और आदिवासी जीवन पर लिखे साहित्य को लेकर उन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब तक ये 22 पुस्तकें लिख चुके हैं और राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए 25 साल से संघर्षरत है। ठीक है, तो इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में, इसकी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। तो एक को मिला था एनवायरमेंट के लिए और एक को साहित्य के लिए। तो और साहित्य के लिए किसको मिला था? अर्जुन सिंह शेखावत को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम आते हैं लाखा खान पे। तो लाखा खान कौन है? जोधपुर जिले के कहाँ के रहने वाले? जोधपुर जिले के राणेरी गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, और गायक और लोक कलाकार है। ठीक है, तो ये क्या है? सिंगर है, गायक है और लोक कलाकार भी है। लाका खान को कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो एक को दिया गया है किसके? पर्यावरण के क्षेत्र में। दूसरे को दिया गया है आपके जो साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति भाषा को, जो राजस्थान की भाषा संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया, उसके लिए उनको दिया गया। तीसरा इनको दिया गया अपनी कला के लिए, मतलब ये सिंगर है, गायक है और लोक कलाकार भी है, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने 8 से 10 वर्ष की उम्र में सारंगी वादन शुरू कर दिया था। ठीक है, देश विदेश में कई कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके लाखा को पूर्व में संगीत नाटक अकादमी अकादमी सहित कई संस्थाओं ने प्रस्तुत किया है। फिल्मों में भी उन्होंने सारंगी वादन किया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो चर्चित व्यक्ति हैं। तो ये तीन तो थे हमारे जिनको अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट जो चर्चित व्यक्ति है वो है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। तो पहले जान लेते हैं ये कौन है। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2020 को राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है, तो ये कौन है? राजस्थान के हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। इनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को यह पुरस्कार आईआईटी दिल्ली एलुमनी एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित एलुमनी फेस्ट 2020 समारोह में वर्चुअल रूप से दिया गया। तो आपको यह भी याद रखना है कि यह पुरस्कार किसने दिया है और क्यों दिया गया है और पुरस्कार का नाम क्या है। ठीक है, तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पुरस्कार आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, और ये आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था और वर्चुअली ये इनको दिया गया है, मतलब ये इन्होंने समारोह में हिस्सा वर्चुअली लिया था। ठीक है, ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे आईआईटी दिल्ली में, इनको मतलब डायरेक्टली जो है सिस्टम से कनेक्ट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनको ये अवार्ड दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल इस पुरस्कार से समूचे देश में प्रशासनिक सेवा के सिविल संवर्ग में सम्मानित होने वाले अधिकारी हैं। तो मतलब आईएएस के ये पहले अधिकारी जिनको इस ये पुरस्कार दिया गया आईआईटी दिल्ली द्वारा। और ये क्यों दिया गया देख लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल को यह पुरस्कार सिविल सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। कोविड-19 के दौरान उन्होंने जो है श्रमिकों नागरिकों के लिए मतलब खाने की व्यवस्था करी और उनके लिए मतलब उनको सुनिश्चित किया कि वो अपने जो घरों पे हैं वो अच्छे तरीके से पहुंच जाए। अगर कोई माइग्रेंट्स हैं जो जा रहे हैं, मतलब सपोज कोई राजस्थान से बिहार जाना चाहता है तो उसके लिए वाहन की व्यवस्था, ये सब चीज़ें उन्होंने अच्छे से मैनेज करी और इसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस सेम ये दे रखा है कि उन्होंने उद्योगों के लिए भी काम किया और जो है श्रमिकों के लिए काम किया। एमएसआई एक्ट में जो है संशोधन कराया ताकि जो है उद्योग में निवेश बढ़ सके, क्योंकि कोरोना में लोगों के पास करेंसी कम हो गई तो निवेश बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी उठाए और लोगों को खाना टाइम पे मिल सके। अन्नपूर्णा भंडार योजना को लागू किया। ट्रिपल पी मोड पे लागू किया। उचित मूल्य की उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराई। ये सब चीज़ें उन्होंने करी, इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो है गोपेंद्र भट्ट। तो 26 दिसंबर 2020 को सूचना एवं जनसंपर्क विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ सलाहकार। तो देखो ये कौन है? सूचना एवं जनसंपर्क विशेषज्ञ, ठीक है, और ये वरिष्ठ सलाहकार है गोपेंद्र भट्ट। इनको क्या दिया गया है? जनसंपर्क के क्षेत्र में विशेषकर कोरोना से उत्पन्न संकट में केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के व्यापक प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया। तो जो भी सरकार की स्कीम्स थी उनको अच्छे से उन्होंने जनता तक पहुंचाया, इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। चलिए चलते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पे। नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में सका समिति की ओर से, तो देखिए किस समिति ने इनको पुरस्कार दिया? सका समिति संस्था ने ये दिया है। और जो संगोष्ठी आयोजित थी उसका थीम क्या थी, उसका विषय क्या था?
कोविड-19 तथ्य, सत्य और भ्रांतियां। ठीक है, ये इसकी थीम थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट व्यक्ति के ऊपर। तो यह है प्रतीक भंसाली। प्रतीक भंसाली जयपुर के युवा लेखक व शिक्षाविद प्रतीक भंसाली को उनकी लेखन कला के लिए शक्ति फिल्म्स तथा हेल्पिंग इंडिया की ओर से एक वर्चुअल कार्यक्रम में विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखना, विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? जयपुर के एक जो यंग राइटर हैं, युवा लेखक हैं और जो शिक्षाविद हैं प्रतीक भंसाली जी को, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार। बिल्कुल याद कर लो इसको, विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है प्रतीक भंसाली को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान पुलिस के 3 पुलिसकर्मियों को उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो 3 पुलिसकर्मी कौन थे और किस कार्य के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये सब इसमें दे रखा है कि CCTNS ICJS इम्प्लीमेंट करवाने में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो किसने दिया पुरस्कार? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नई दिल्ली की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में राज्य के 3 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला इन्होंने दिया है। तो किसकी ओर से दिया गया है? पहले तो जो अकेडमी है वो कौन सी है, यहाँ पे जो संस्था है जो पुरस्कार दे रही है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नई दिल्ली, ये जो है अवार्ड दे रही है और इनकी तरफ से अवार्ड दिया अजय कुमार भल्ला जी। तो यहाँ पे केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी ने अवार्ड दिया है। अब वो देख लेते हैं हम कौन थे तीनों ऑफिसर्स। तो एक तो थे मनीष माथुर, ठीक है, मनीष माथुर, एक है किशन लाल जी और एक है भीमराव। बस ये याद रख लेना, बहुत है, नेम भी याद रख लोगे तो बहुत है आपके लिए। ये है SCRB पुलिस निरीक्षक। ठीक है, क्राइम एनालिटिक्स डैशबोर्ड के लिए सम्मानित किया गया। दूसरे SCRB कांस्टेबल किशन लाल को केस डायरी एंड क्राइम डाइजेस्ट मॉड्यूल के लिए, और जैसलमेर जिले के कांस्टेबल भीमराव को CCNTS इम्प्लीमेंटेशन के लिए सम्मानित किया गया। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी, वो है डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा। तो राजपुताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सलाहकार व अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी के प्राचार्य, पर्यावरणविद और पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है ये आपको याद रखना है। पुरस्कार का नेम है क्रिस फ्रीमैन विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। और ये याद रखिएगा, अगर कोई पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था से मिल रहा है तो वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी को दिया जा रहा है, हमारे राजस्थान मूल के निवासी को दिया जा रहा है, तो वो प्रश्न आने लायक है। तो यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मेहरा को, उसका नाम है क्रिस फ्रीमैन साइंटिस्ट अवार्ड। याद रखना, इसको बार बार रटो, क्रिस फ्रीमैन साइंटिस्ट अवार्ड, क्रिस फ्रीमैन साइंटिस्ट अवार्ड, ये दिया गया डॉक्टर मेहरा को। अब किसके लिए दिया गया ये भी देख लेते हैं। डॉक्टर मेहरा को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक शोध प्रतिष्ठान द्वारा संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित गुणवत्ता शिक्षा लक्ष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में ऑनलाइन सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये ऑनलाइन इनको पुरस्कार मिला था। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो है डॉक्टर विश्वास मेहता। तो जो डॉक्टर विश्वास मेहता है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनको क्यों पुरस्कार मिला है और कौन सा मिला है। सबसे पहले तो देख लेते हैं। केरल के मुख्य सचिव तथा डूंगरपुर राजस्थान के मूल निवासी डॉक्टर विकास मेहता को कोविड-19 में बेहतर कार्य करने के लिए पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा। तो डॉक्टर विश्वास मेहता को कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार। यह अवार्ड नई दिल्ली में वर्चुअल समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दिया जाएगा। सम्मान में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसने इनको दिया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। और अवार्ड का नाम याद रखना, पर्सन का नाम याद रखो, डॉक्टर विश्वास मेहता। मुख्य सचिव कहाँ के हैं? मतलब मुख्य सचिव है केरला में, और ये निवासी कहाँ के? डूंगरपुर के हैं, राजस्थान के अंदर है जो। और यहाँ पे इनको क्यों दिया गया? कोविड-19 में अच्छा कार्य करने के लिए। अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार। और अवार्ड कौन दे रहा है?
अवार्ड दे रहा है पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ये अवार्ड दे रही है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी। तो हमारे नेक्स्ट पर्सन है शुभम मानव मिश्र। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन में जयपुर के शुभम मानव मिश्र को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ रिसर्च पेपर के प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है। आगे पढ़ते हैं इनके लिए। 2 से 3 जनवरी 2021 को आयोजित इस सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन की ओर से 193 देशों से 193 प्रतिनिधियों का चयन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जहाँ भी यूएन का नाम आ जाए ना, समझ लीजिए वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यूएन का अगर यूएन की तरफ से कोई अवार्ड मिल रहा है तो ये समझ लीजिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यूएन की तरफ से क्या दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन में जयपुर के शुभम मिश्र को रिसर्च पेपर के प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है खुशी अजवानी। मिस राजस्थान प्रतियोगिता में खुशी अजवानी ने मिस राजस्थान 2020 का खिताब जीता। मिस राजस्थान 2020 का खिताब जीता है खुशी अजवानी ने, याद रखना। मिस राजस्थान 2020 का खिताब जीता है खुशी अजवानी ने। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 10 जनवरी को मिस राजस्थान 2020 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था, किस भवन में, बिरला ऑडिटोरियम में जो है इसका ग्रैंड फिनाले हुआ था, जिसके अंदर मिस खुशी अजवानी को ये पुरस्कार दिया गया था मिस राजस्थान 2020 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे हैं, और इस प्रतियोगिता के निदेशक भी याद कर लेना, योगेश मिश्रा जी थे। मिताली घोष, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप मूमल का फर्स्ट पेज खोलोगे ना, मूमल मैगजीन के फर्स्ट पेज में मिताली घोष का नाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ये पर्सनालिटी है, क्योंकि इनको अवार्ड दिया है उड़ीसा की स्टेट ने और इनको राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कटक महोत्सव में राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, किसने किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मिताली घोष नाम याद रखना। नृत्य गुरु की उपाधि दी गई है, नृत्य गुरु की उपाधि किसने दी है, उड़ीसा सरकार ने दी है। तो क्या क्या याद रखना है, एक तो उड़ीसा सरकार ने, महोत्सव का नाम क्या था, कटक महोत्सव 2021, और इनको नृत्य गुरु की उपाधि दी गई है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है वो है राजकुमार राजपाल। एसएमएस अस्पताल में कैपेसिटी बिल्डिंग एवं डेवलपमेंट के प्रभारी राजकुमार राजपाल को सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने व सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए गुड सैमरिटन नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। तो राजकुमार राजपाल को कौन सा अवार्ड मिला है, गुड सैमरिटन नेशनल अवार्ड, याद रखिए, गुड सैमरिटन नेशनल अवार्ड, गुड सैमरिटन नेशनल अवार्ड। तो याद हो जाएगा अब आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी पर्सनैलिटी है, और ये अवार्ड इनको कब दिया गया है, 24 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और श्री राजनाथ सिंह जी ने प्रदान किया। तो ये भी आपको याद रखना है किन्होंने प्रदान किया है, श्री नितिन गडकरी जी व श्री राजनाथ सिंह जी ने इनको प्रदान किया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पर्सन है आनंद। ठीक है, तो जोधपुर राजस्थान के कक्षा 11 के 17 वर्षीय छात्र आनंद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। आनंद ने स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट कैटेगरी में पुरस्कार लिया है। आनंद को अमेरिका में रामानुजन अवार्ड में मिल चुका है, जो किस में मिलता है, मैथमेटिक्स में। देश के 32 बच्चों को पुरस्कार मिला है, जबकि आनंद कुमार की कैटेगरी में 5 छात्रों को पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। डॉक्टर राजीव गुप्ता हमारे नेक्स्ट पर्सन है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गुप्ता को अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जनरल और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञता के क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रभावशाली 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में 108वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्रदान किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता को आप स्टार मार्क लगा लो, डॉक्टर राजीव गुप्ता स्टार मार्क लगा लो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला कि ये भारत के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं हृदय रोग के मामले में। देखिए इनकी भारत में प्रथम स्थान दिया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये छोटी बात नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता याद रखना, हृदय रोग विशेषज्ञ, और इनको विश्व के 1 लाख वैज्ञानिकों में से 108वां स्थान मिला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब एक गर्व वाला विषय है राजस्थान के लिए। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता याद रखना, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे।
हृदय रोग विशेषज्ञ है। भारत में इनको पहला स्थान प्रदान किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जनरल और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञता के क्षेत्र में। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। इनके बारे में दो फैक्ट्स और देख लेते हैं एक्स्ट्रा जो है। डॉक्टर राजीव गुप्ता वर्तमान में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन के अध्यक्ष पद पर जयपुर के इंटरनल हार्ट केयर सेंटर अस्पताल में कार्यरत हैं। डॉक्टर गुप्ता जिनेवा के विश्व हृदय संघ के बोर्ड मेंबर भी हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके सामने फैक्ट आया है। डॉक्टर जिनेवा वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, ठीक है, डॉक्टर गुप्ता जिनेवा के विश्व हृदय संघ वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ हार्ट फेडरेशन जिनेवा के बोर्ड मेंबर भी हैं। ठीक है, तो WHF जिनेवा के बोर्ड मेंबर है डॉक्टर गुप्ता। चलिए अब हम नियुक्तियों की बात कर लेते हैं कि कौन से ऑफिसर की कहाँ पे नियुक्ति हुई है, इन सब पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो नियुक्तियाँ, देवेंद्र भूषण यानी DB गुप्ता, तो इनको बनाया गया है आपका मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र भूषण गुप्ता DB गुप्ता को राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया है। 11 दिसंबर 2021 को श्री गुप्ता ने अपना पदभार ग्रहण किया। तो ये भी आपको याद रखना है कब इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, 11 दिसंबर 2021 को। इनसे पहले कौन थे? सुरेश चौधरी थे। ठीक है, 2018 में थे सुरेश चौधरी। DB गुप्ता जो है वो स्टेट के चौथे मुख्य सचिव हैं। ठीक है, तो DB गुप्ता क्या है? स्टेट के चौथे मुख्य सचिव हैं, ये भी आपको याद रखनी है। DB गुप्ता राज्य के चौथे मुख्य आयुक्त बने। इस पद पर उनका कार्यकाल इस पद पर उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। वे दिसंबर 2023 तक मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर रहेंगे। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 3 वर्ष या 65 की उम्र जो भी हो उसके पहले के लिए हो जाती है। ठीक है, होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। नारायण बारेठ, तो वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ और शीतल धनकर को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नारायण बारेठ लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं, लंबे समय तक BBC को अपनी सेवाएं दी हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, याद रखना BBC मतलब होता है फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल। शीतल धनखड़ सामाजिक कार्यकर्ता है। अब हम आगे आते हैं। चित्रा गुप्ता, 9 दिसंबर 2020 को राज्य निर्वाचन आयोग ने श्रीमती चित्रा गुप्ता को आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। श्रीमती गुप्ता वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव के पद पर पदस्थापित हैं। श्रीमती गुप्ता को राज्य में पंचायती राज व्यवस्थाओं, नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए नियामक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण और सिद्धि के पर्यवेक्षण के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के निर्वाहनों के संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर पदाभिहित किया है। नेक्स्ट जो हमारी पर्सनालिटी है वो है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह ने 2 जनवरी 2021 को जैसलमेर में DIG BSF सेक्टर नॉर्थ के रूप में पदभार ग्रहण किया। और इससे पहले वो कहाँ पे थे? BSF सुंदरबानी के रूप में तैनात थे। उन्होंने DIG मुकेश कुमार सिंह से पदभार ग्रहण किया। तो उन्होंने किससे पदभार ग्रहण किया? DIG मुकेश कुमार सिंह से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विष्णु चरण मलिक। अगर आप मूमल पढ़ोगे तो उसमें शायद सेकंड पेज पे इनका नाम है विष्णु चरण मलिक जी का। तो ये जो है हमारे भारत की जनगणना के निदेशक, इनको नियुक्त किया गया है। 10 दिसंबर 2020 को IAS अधिकारी विष्णु चरण मलिक को भारत की जनगणना का निदेशक नियुक्त किया गया है। विष्णु चरण मलिक की इस पद पर नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। भारत की 16वीं जनगणना 2021 में होने जा रही है। तो ये भी आपको याद रखना, भारत की 16वीं गणना कब होने जा रही है? 2021 में। और विष्णु चरण मलिक जो IAS उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे हैं श्री पद्माराम। 12 जनवरी 2021 को श्री पद्माराम, ठीक है, ये IRS ऑफिसर हैं, ने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक के पद पर
जो है कार्य ग्रहण किया है। नेक्स्ट है हमारी श्रीमती किरण सोनी गुप्ता। तो 15 जनवरी 2021 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी सुप्रसिद्ध कलाकार श्रीमती किरण सोनी गुप्ता को पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र का निदेशक नियुक्त किया। तो किसका किया? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र का जो निदेशक है वो बनाया गया श्रीमती किरण सोनी गुप्ता को। श्रीमती गुप्ता को 3 साल के लिए पश्चिम क्षेत्र संस्कृति कला केंद्र की निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट हमारी जो प्रश्न है, इससे पहले इनके बारे में एक दो फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं। ये जो है 1985 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही हैं और इससे पहले जवाहर कला केंद्र की महानिदेशक भी रही हैं। पेरिस के विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय ले लुवेर तथा कराउले डे म्यूजियम में कला प्रदर्शनियां भी लगवा चुकी हैं। इसके अलावा यह पढ़ लेना, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से मैसन फेलोशिप के अंतर्गत लोक नीति, गवर्नेंस और लोक प्रशासन में उच्च अध्ययन कर चुकी श्रीमती गुप्ता ने मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के अंतर्गत लोक नीति में भी मतलब इन्होंने विदेशों में काफ़ी पढ़ाई की है बेसिकली। प्रशासनिक व विकास कार्यों में अग्रणी रहने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और नाबार्ड की ओर से भी सम्मानित किया गया है। और ये सब देख लेना कि ये कहाँ कहाँ की शासन सचिव रही थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये जो है राजसमंद और श्रीगंगानगर में कलेक्टर भी रह चुकी हैं। अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है जो होती है आपके राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की। ठीक है, तो इस आयोग में जो अध्यक्ष का पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं तो उनके जितने भी विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए आयोग बनाया गया है। तो उसके जो अध्यक्ष पद पे हैं उनको उस अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है श्री बनवारी लाल शर्मा जी को। 17 जनवरी 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री बनवारी लाल शर्मा को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसरण में उक्त अधिनियम में उल्लेखित शक्तियों को प्रयोग करते हुए की गई है। 4 साल के लिए 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक करी गई है। और बस यही है, इसमें इतना ही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है पर्सन है हमारे पूर्व न्यायाधीश श्री जी के व्यास जी। तो देख लेते हैं इनका। पूर्व न्यायाधीश जी के व्यास जी राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री जी के व्यास जी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। तो किस पे नियुक्त किया इनको? जो हमारा राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन होता है उसके पद पर इनको बैठाया है पूर्व न्यायाधीश श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी के की फुल फॉर्म यहाँ पे गोपाल कृष्ण व्यास जी को। ठीक है, चलते हैं आगे। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था? 25 जनवरी 2021 को। और इससे पहले पूर्व न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद संभाले हुए थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं श्री महेश गोयल जी। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी श्री महेश गोयल को मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। श्री गोयल 2017 में पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट इनको ये दिया गया है ये पोस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे डॉक्टर पलक वर्मा। डॉक्टर पलक वर्मा को राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रभारी किसको बनाया गया? डॉक्टर पलक वर्मा को बनाया गया है। श्री सुधांश पंत 15 जनवरी 2021 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री सुधांश पंत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार संभाला है। प्रोफेसर संजीव शर्मा केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जनवरी 2021 में एक आदेश जारी कर जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव वर्मा को संस्थान का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो कौन से संस्थान का कुलपति बनाया इनको? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का कुलपति किसको नियुक्त किया गया? प्रोफेसर संजीव शर्मा को, जो इस पद पर आगामी आदेश तक बने रहेंगे। और प्रोफेसर संजीव शर्मा वर्ष 2016 से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अब हम आते हैं हरिप्रसाद शर्मा जी, जो RSM SSB के हेड बने हैं अभी। तो देख लेते हैं फर्दर डिटेल्स इसमें क्या दे रखी है।
30 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएम-एसएसबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये पद किसने रिक्त किया था? बीएल जाटावत जी ने इस पद को रिक्त किया था। उसके बाद जो है इनका चयन किया गया हरिप्रसाद शर्मा जी का। ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। इनको आरएसएम एसएसबी का नया हेड बनाया गया है, याद रखना है। ठीक है, बीएल जाटावत के इस्तीफे के बाद ये पद रिक्त हुआ था। इसके साथ सरकार ने बोर्ड में डॉक्टर राम सिंह मीणा, डॉक्टर इरफान मेहर को भी सदस्य नियुक्त किया। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। डॉक्टर राम सिंह मीणा और डॉक्टर डॉक्टर इरफान मेहर को भी इसका सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो तो आपका जो आरएसएम एसएसबी है उसमें जो हेड है वो तो रहेंगे आईपीएस अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा जी, और इसमें जो सदस्य रहेंगे डॉक्टर राम सिंह मीणा और डॉक्टर इरफान मेहर सदस्य के पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। डॉक्टर रेणुका व्यास यानी नीलम। तो 10 जनवरी 2021 को ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की उपस्थिति में मुक्ति संस्था की ओर से, तो किसने दिया था? मुक्ति संस्था की ओर से बिहार में नेहरू शारदा पीठ विश्वविद्यालय में डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम, इनका जो निक नेम है वो है नीलम, के राजस्थानी उपन्यास धिंगाणे धणियाप और काव्य संग्रह कंवली कुपड़ प्रीतरी, ठीक है, का विमोचन किया गया। तो ये उपन्यास याद रखना। और किसने लिखे हैं ये? डॉक्टर रेणुका व्यास यानी नीलम। तो डॉक्टर रेणुका व्यास यानी नीलम को ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नेम क्या है? यहाँ पे पुरस्कार नहीं, यहाँ इन्होंने बुक का विमोचन करवाया। ठीक है, और बुक का विमोचन किसने करवाया? नेहरू शारदा पीठ महाविद्यालय में। ठीक है, मुक्ति संस्था थी और ये वर्क करती है नेहरू शारदा पीठ महाविद्यालय में। और इनकी बुक्स का नाम याद रखना, बस इतना ही रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे मनीषा राजपूत, जो कि करौली से हैं। और ये कौन है? ये एक पर्वतारोही है, महिला पर्वतारोही हैं। तो इन्होंने क्या अचीव किया है? करौली जिले की मनीषा राजपूत ने उत्तराखंड के चंद्रशिला और तुंगनाथ की चोटी पर तिरंगा फहराकर जिले का नाम रोशन किया है। इन स्थानों पर तिरंगा फहराने वाले मनीषा राजपूत जिले की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है। मनीषा राजपूत अंतर्राष्ट्रीय साहसिक संस्था की सदस्य होने के साथ सिविल डिफेंस स्वयंसेवक भी हैं। उत्तराखंड की चंद्रशिला चोटी की ऊंचाई याद रखना 13,123 फीट और तुंगनाथ चोटी की ऊंचाई है 11,811 फीट, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और इन्होंने ये पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने इन दोनों जो है चोटी पर फतह किया है। तो और ये जो है अपने एरिया से फर्स्ट है, तो इसलिए इनको काफ़ी रिकग्नाइज किया है। और इसलिए जो है करंट अफेयर्स में इनकी ये करंट अफेयर्स में रही है काफ़ी अभी न्यूज़ में, तो इनका भी नाम याद रखना, मनीषा राजपूत का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। रणजीत सिंह गुर्जर। 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर संपन्न हुई गणतंत्र दिवस परेड में देश की एनसीसी दस्ते की परेड का नेतृत्व जयपुर के रणजीत सिंह गुर्जर एनसीसी कैडेट रणजीत सिंह गुर्जर ने किया। राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए पहला अवसर है कि विश्वविद्यालय के किसी कैडेट ने देश के एनसीसी दस्ते का नेतृत्व किया हो। रणजीत 7 राजस्थान इंडेप कंपनी एनसीसी जयपुर के सीनियर अंडर ऑफिसर हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। चैतन्य राज सिंह। 15 जनवरी 2021 को स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 25 वर्षीय युवराज चैतन्य राज सिंह का राज तिलक के साथ ताजपोशी उनकी उन्हें जैसलमेर का नया महारावल घोषित किया गया। ये भी काफ़ी जगह अगर आप मूवल में देखोगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से दिया गया ये चैतन्य राज सिंह, तो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 25 वर्षीय हैं इनकी उम्र। 15 जनवरी 2021 को इनकी ताजपोशी हुई है और इनको जैसलमेर का महारावल घोषित किया गया है। राज तिलक समारोह सोनार दुर्ग स्थित पैलेस के राजगढ़ भवन में हुआ। पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह की 28 दिसंबर 2020 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चैतन्य राज सिंह पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र हैं। चैतन्य राज सिंह जैसलमेर के 44th, ये भी याद रखना, जैसलमेर के 44वें महारावल कौन बने हैं? चैतन्य राज सिंह,
जैसलमेर के 44वें महारावल बने हैं चैतन्य राज सिंह। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो पर्सन है वो है शक्तिदान कविया। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम डिटेल में। राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार, डिंगल काव्य श्रृंखला के जाने माने हस्ताक्षर डॉक्टर शक्तिदान कविया का कोरोना संक्रमण की वजह से जयपुर में निधन हो गया। डॉक्टर शक्तिदान कविया 80 वर्ष के थे। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ व सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार सहित साहित्य अकादमी, देखो इनको कितने पुरस्कार मिले। एक तो ये शिखर पुरस्कार, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, राजस्थान साहित्य अकादमी, ब्रजभाषा अकादमी के अनेकानेक शिखर पुरस्कारों से विभूषित डॉक्टर कविया जोधपुर के निकट बिराई गांव के मूल निवासी थे। तो याद रखना, जो शक्तिदान कविया जी हैं ये जोधपुर के निकट एक बिराई गांव है उसके जो है मूल निवासी थे। डॉक्टर कविया जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के 3 बार विभागाध्यक्ष रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके डॉक्टर कविया हैं वो जोधपुर के जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके राजस्थानी विभाग के 3 बार विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। अब उनके मुख्य रचनाएं देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा पर्सन है जो न्यूज़ में रहा है तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उसने किसकी कौन सी किताब लिखी है, कौन सी उनकी रचनाएं हैं, तो ऐसे पूछ लेते हैं। और कई बार सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये आपके राइटर्स के नेम है और ये बुक्स है, तो बताओ इनको मैच करो। ठीक है, सुमेलित जो करते हैं मैच करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो शक्तिदान कवियों की मुख्य रचनाएं देख लेते हैं। संस्कृति रिसोरम, राजस्थानी साहित्य का अनुशीलन, डिंगल के ऐतिहासिक प्रबंध काव्य, राजस्थानी काव्य में सांस्कृतिक गौरव, संपूतान धरती, दारूदूषण, प्रस्तावना, रिपील जोत, पद्मश्री डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, ठीक है, चूड़ावत, दरा सुरंगी धार, दोहरारी धरोहर, रुखम रसायन, संबोध सतसई, सोनगिरी साको व गीत गुणमान इत्यादि। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं रही थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। स्वाति राठौड़ बेहद फेमस पर्सनालिटी, काफ़ी न्यूज में रही थी अभी। तो राजस्थान के नागौर की है ये, और ये वायुसेना से अपना संबंध रखती है। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर जिले की बेटी भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ ने राजपथ पर 26 जनवरी 2021 को होने वाली फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली महिला जिन्होंने राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया, नागौर की रहने वाली, और इनका नाम है स्वाति राठौड़। मूमल के फर्स्ट पेज पे दे रखा है ये। ठीक है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। मूमल के फर्स्ट पेज पे ये वाली जो स्वाति राठौड़ के बारे में डिस्कस किया उन्होंने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी महिला पायलट ने फ्लाई पास्ट को लीड किया। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम था, तो आपको याद रखना है फर्स्ट टाइम। ठीक है, महिला पायलट ने फ्लाई पास्ट को लीड किया, ये फर्स्ट टाइम था। और 26 जनवरी 2021 की डेट याद रखना, इन्होंने इस दिन राजपथ पर जो है फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया था। स्वाति इससे पहले वायुसेना दिवस पर भी फ्लाई पास्ट को लीड कर चुकी है। केरल बाढ़ के दौरान स्वाति ने वायुसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाते हुए हजारों लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। तो ह्यूमैनिटेरियन काम भी काफ़ी किया उन्होंने, लोगों की जान भी बचाई है अपनी स्किल्स के थ्रू। जो वायुसेना में उनको जो स्किल्स है विमान उड़ाने की, उसके थ्रू उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई, तो इसलिए भी उनको पुरस्कार दिया गया। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेज है जो आपके दिसंबर और जनवरी में आते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला आपका है बीएसएफ स्थापना दिवस। ठीक है, बीएसएफ स्थापना दिवस, तो ये आता है आपका 1 दिसंबर को, याद रखना 1 दिसंबर को आता है बीएसएफ स्थापना दिवस। 3 दिसंबर को आता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। दिव्यांगों के प्रति सामाजिक सोच में परिवर्तन लाने के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1992 से स्टार्ट हुआ था। 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ था? 1992 को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, स्टार्ट होता है 1992 को।
4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को क्या होता है? नेवी डे। ठीक है, नेवी डे। नेवी डे 4 दिसंबर। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। क्या होता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये होता है 7 दिसंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 2001 से हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय फार्मर दिवस, मतलब राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या मनाया जाता है 24 दिसंबर को? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 2020 की थीम क्या थी? देखो, उपभोक्ता दिवस की 2020 की थीम क्या थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं। तो ये याद रखना, 2020 की थीम थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं। 9 जनवरी, ये तो देखो करंट अफेयर्स भी है, प्लस मतलब करंट अफेयर्स राजस्थान का भी है और भारत का, दोनों के लिए कॉमन है ये। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो वैसे ये इंडियन करंट अफेयर्स में काउंट होगा। ठीक है, इंडियन करंट अफेयर्स में काउंट होगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इंडियन करंट अफेयर्स में काउंट होगा। और यहाँ पे आपको विषय का ध्यान रखना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 दिसंबर 2021 को भारत और भारतीय समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना विषय पर वर्चुअल मनाया गया। नेक्स्ट जो आपका डे आता है वो है 10 जनवरी को, वो आता है विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को आता है राष्ट्रीय युवा दिवस। आपको पता ही होगा स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये 1984 में स्टार्ट हुआ था इसको मनाना। 15 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, हमारी भारतीय सेना का दिवस होता है। ठीक है, तो आर्मी डे होता है, सेना दिवस 15 जनवरी को, ये भी आपको ध्यान रखना। 15 जनवरी 2021 को भारतीय सेना ने अपना 73वां सेना दिवस मनाया। ठीक है, 73rd जो आपको मिलिट्री डे मनाया उन्होंने 15 जनवरी 2021 को। आर्मी दिवस 2021 तथा 1971 के पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 15 जून 2021 को भारतीय सेना के लोंगेवाला ब्रिगेड की 24वीं राजपूताना राइफल द्वारा कोरोनाक स्वर्ण विजय था उनका आयोजन निवारू मिलिट्री स्टेशन जयपुर पर किया। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप, ये इवेंट आयोजित हुआ था। सो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ठीक है, तो ये याद रखना आप, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जो कनेक्शन है पराक्रम दिवस से। ठीक है, इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, ये भी याद रखना। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे पर निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा हेलो वोटर्स को लॉन्च किया गया। ये भी याद रखना कि जो डिजिटल सेवा है आपकी हेलो वोटर्स, ये कब लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च किया आपकी नेशनल वोटर्स डे के दिन ये लॉन्च हुआ है, और निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये आपकी जो है दिवस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको एक बार वापस इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो ये इंडेक्स थी। चर्चित व्यक्ति और दिवस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चर्चित स्थान, पर्यावरण, योजनाएं, सामान्य करंट अफेयर्स और ये पोर्टल्स वगैरह, ये वाले बचे हैं। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी बन चुका है, 45 मिनट होने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़े छोटे टुकड़ों में बनाऊंगा ताकि लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देख सके। अगर ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाऊंगा तो शायद लोग इसको देख नहीं पाएंगे इतना।
तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से छोटी ही वीडियो बने, 50 मिनट के आसपास, और 50 मिनट की मैं 3 वीडियो बना दूंगा और ये वाला पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो विद इन मतलब आपके मात्र 2.5 घंटे में आपका ये पूरा दिसंबर जनवरी का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। और आपको करके जाना है 8 माह का करंट अफेयर, 6 से 8 माह का। आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो तो सफिशियंट है। जैसे अगर आप विद्युत विभाग की बात करो तो 8 महीने का करंट अफेयर सफिशियंट है। तो उस केस में क्या होगा, अ, आपकी कितनी हो जाएगी टोटल वीडियोस हो जाएगी, अगर हम देखें तो एक जो है मतलब एक जो 2 माह की है उसमें 3 वीडियो बन रही है, तो 8 थी आपकी 24 वीडियोस हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी 4 थी 12, 12 वीडियोस हो जाएंगी। तो अभी जैसा इसका रेस्पॉन्स, अगर इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो मैं तुरंत ही वीडियो ले आऊँगा, कोशिश करूँगा बनाने की। अगर इसका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं रहता है तो मैं कुछ फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप इसको अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी मैं आपको फटाफट दे दूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है कि आपके परमिशन लेटर्स आ गए हैं। जो विद्युत विभाग की तैयारी कर रहे हैं वो परमिशन लेटर देख लेना, मेल आ चुका है, तो इसका ध्यान रखना। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप राज आर एस की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। RAJRAS राज आर एस की वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसी को बेस बना के इस पीडीएफ को बनाया है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो नेक्स्ट वीडियो इसको कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस की वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।